तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। बेसिकली चैप्टर जो है ये रे ऑप्टिक्स के बाद आता है, जो जिसको हम ज्यामिति ऑप्टिक्स बोलते हैं या ज्यामिति प्रकाशिकी बोलते हैं। तो तरंग के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बच्चों को ये बताते हैं कि जो प्रकाश है वो किस तरह से गति करता है, चलता है। तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा है पहले ही, तरंग प्रकाशिकी, तो इस चैप्टर के अंदर बोल रहे हैं कि भैया प्रकाश क्या है, एक तरह का बेटा तरंग है। तो इसके लिए ना बेटा एक कहानी है छोटी सी। अब वो कहानी क्या है, तो बेसिकली प्रकाश के बारे में अध्ययन करने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है वो कणों के रूप में गति करता था। कहानी छोटी सी, मतलब कहानी बड़ी है, बट इस कहानी को थोड़ा सा संक्षेप यानी छोटे रूप में मैं आपको बताऊंगा ताकि हम इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ सकें। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया वो थे न्यूटन। न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता था। छोटे छोटे कणों के रूप में क्या करते थे बेटा, गति। और इन छोटे छोटे कणों को हम बोलते थे कॉर्पस्क्यूल। तो यहां पर हम बोलते थे कि न्यूटन का कॉर्पस्क्यूल का सिद्धांत है ये। अब सिद्धांत क्या है, तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि प्रकाश हमेशा छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है। दूसरा पॉइंट था कि प्रकाश एक तरंग नहीं कण है, और कण का नाम क्या दिया गया बेटा, कॉर्पस्क्यूल। तो ये बातें, छोटी छोटी बातें न्यूटन ने अपने लगभग 1600 ईस्वी के आसपास न्यूटन ने बोली। इसके बाद लोगों ने मान लिया कि न्यूटन बड़ा साइंटिस्ट था, तो प्रकाश क्या है, कण है। यहाँ पर थ्योरी खत्म होती है न्यूटन की। और इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट थे जो कि प्रकाश के बारे में अध्ययन करने आगे आए, उनका नाम था बेटा हाइगन। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत था। तो हाइगन के अनुसार प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गति करती है। और हाइगन ने 3 टाइप के तरंगाग्र बताए गए। पहला तरंगाग्र था कैसा बेटा, गोलीय तरंगाग्र, जिसको हम पॉइंट सोर्स भी बोलते हैं। दूसरा जो तरंगाग्र था वो था गोलीय स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाद अगला आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी बेलनाकार तरंगाग्र। और तीसरा तरंगाग्र था बेटा समतल तरंगाग्र। ये तीनों तरंगाग्र को हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ते हैं, तो हम तो अभी कहानी पे हैं। तो कहानी के अनुसार हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें बोली। पहली बात सुनिएगा, प्रकाश एक तरंग है, तरंगाग्र के रूप में गति करती है। कितने टाइप के तरंगाग्र होते हैं, 3 टाइप के तरंगाग्र होते हैं। पहला गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा आ जाता है समतल तरंगाग्र। हाइगन ने एक बात गलत बोली थी, और उन्होंने बोला था कि जब प्रकाश किसी ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी, जैसे अब बात करते हैं पृथ्वी के बाहर कोई वायुमंडल नहीं है, तो हाइगन के अनुसार जब प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है। तो हाइगन ने एक परिकल्पित माध्यम का नाम दिया गया था। परिकल्पित का मतलब सोचा हुआ, इमेजिनरी। तो उस परिकल्पित माध्यम का नाम था बेटा ईथर। तो यह हाइगन ने गलत बात बोली थी। आपको पता है कि बाहर वैक्यूम है, निर्वात है, तो उसका मतलब वहां पर माध्यम नहीं है। अब हाइगन ने क्यों बात बोली थी, जो चैप्टर के लास्ट में आपको समझ में आएगा। तीसरे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया आगे चल के, वो आ गए मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो मैक्सवेल के अनुसार लाइट क्या है बेटा, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और इन्होंने जैसे नाम दिख रहा है कि तरंग बोला। पहले साइंटिस्ट न्यूटन क्या बोला बेटा, कण। दूसरे साइंटिस्ट हाइगन ने क्या बोला, तरंग। और तीसरे साइंटिस्ट आगे कौन से, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। इन्होंने बोला प्रकाश तो एक तरंग है। लोगों ने पूछा भैया कौन सी तरंग है, तो उन्होंने बोला विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके अंदर विद्युत चुंबकीय व प्रकाश के संचरण की दिशा एक दूसरे से लंबवत होती है। कि सर क्या मतलब बोले, तो इसका मतलब यह है कि एक एक्स में है, एक वाई में है, और तीसरा किस में है बेटा, जेड के अंदर है। तो इसका मतलब विद्युत चुंबकीय और प्रकाश के संचरण की दिशा हम बोल सकते हैं कुछ इस टाइप से बोलना चाह रहे हैं सर। ये यानी अगर मैं इधर विद्युत तरंग लूं, इधर मैं मैग्नेटिक फील्ड लूं यानी चुंबकीय तरंग, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, प्रकाश का वेग आ जाएगा, यानी प्रकाश इस दिशा में गति कर रहा है। तो ये किसने बोला बेटा, ये बोला मैक्सवेल ने।
तो अब देखो, अगर आपने ध्यान से कहानी सुनी हो तो पहले साइंटिस्ट न्यूटन कण पे थे, हाइगन तरंग पे थे, मैक्सवेल भी तरंग पे थे, तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद प्रकाश सही में तरंग है। तो चौथे साइंटिस्ट की एंट्री होती है, और चौथे साइंटिस्ट कौन थे बेटा? आइंस्टीन। आइंस्टीन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आए, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आए, तो आइंस्टीन ने बोला कि प्रकाश तो छोटे छोटे कणों के रूप में गति करते हैं, यानी छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट हैं, और उन पैकेट को उन्होंने नाम क्या दिया बेटा? क्वांटा। तो उसका अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, प्रकाश तो कण है। तो यहाँ पे आके कहानी फंस गई कि दो साइंटिस्ट बोल रहे हैं तरंग, और दो साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? कण बोल रहे हैं। तो अब लोगों को कंफ्यूज हो गए कि भाई प्रकाश को क्या माने। तो इसके बाद पांचवें साइंटिस्ट की एंट्री होती है, और उनका नाम आप सब जानते हैं। उनका नाम क्या है बेटा? डी ब्रोगली। तो यहाँ पे आके डी ब्रोगली ने बोला कि देखो, लड़ो मत, प्रकाश जो है वो दोनों प्रकार की वो रखता है, क्या बोल सकते हैं उसको, ड्यूअल नेचर रखता है, दहली तरंग रहता है। तो प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। अब यहाँ पर डी ब्रोगली ने बोला कि लेकिन एक समय पे ना एक चीज माननी है, या तो आप पूरे चैप्टर में प्रकाश को कण मानोगे, या पूरे चैप्टर में क्या मानोगे बेटा? तरंग। तो हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं तरंग प्रकाशिकी, तो हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्या मानने वाले हैं बेटा? प्रकाश को तरंग मानने वाले हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है, मुख्यतः न्यूटन के प्रभाव के कारण तरंग सिद्धांत को सहज स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि अब न्यूटन के अनुसार तो प्रकाश क्या है? कण थी। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको, अगर आपको दिख रहा हो तो लगभग 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। जो मैंने आपको कहानी सुनाई चारों साइंटिस्ट की, वो पहले पेज पे और दूसरे पेज पे बेटा लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गए हम कौन से बेटा? हाइगन के सिद्धांत पे आ गए। ठीक है ना। अब हाइगन का जो सिद्धांत था, मैंने आपको बताया था कि उसने कितने तरह के तरंगाग्र बताए थे? 3 तरह के तरंगाग्र बताए थे। अब यहाँ पे 3 तरह के तरंगाग्र बताए गए हैं। पहला है बिंदु स्रोत। जैसे मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले तरंगाग्र की, तो वो कैसा था बेटा? गोलीय तरंगाग्र। तो उसको बोलते हैं बिंदु स्रोत। अब इस बिंदु स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो वो इस दिशा में मान लो गति कर रहा है, ये गति कर रहा है, यहाँ पे गति कर रहा है। और बिंदु स्रोत का सबसे उत्तम परफेक्ट एग्जाम्पल होता है बेटा बल्ब। क्या होता है? बल्ब। अब आपने देखा हो जब बल्ब जलता है तो उसका प्रकाश 3 डायमेंशनल फैलता है, यानी 3 विमीय क्षेत्र में फैलता है, यानी एक्स में जाता है, वाई में जाता है और जेड के अंदर भी जाता है। तो यहाँ पर एक बिंदु स्रोत लिया गया जिसको एस नाम दे देते हैं। हमने बोला कि देखो भाई, इस बिंदु स्रोत से प्रकाश हर दिशा में निकल रहा है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और बिंदु स्रोत की जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है बेटा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे आप देखो, ए क्या है? यहाँ पे उस तरंग का आयाम है, और ओमेगा उसकी आवृत्ति हो गई, टी समय हो गया, माइनस के एक्स का मतलब हो गया वो पॉजिटिव एक्स दिशा में संचरण कर रहा है। तो इस तरह से हमने एक बात बोली। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या? तो हाइगन ने क्या बोला कि देखो भाई, t1 टाइम में अगर इस इक्वेशन को लिखना हो, समीकरण को लिखना हो, तो कैसे लिखोगे? y1 आयाम हो गया a1, और साइन क्या हो गया बेटा? ओमेगा t1 समय, और कितनी दूरी ट्रेवल की बेटा? x1। तो देखो क्या हुआ कि जब स्रोत से t1 समय पे पूछा गया तो प्रकाश ने कितनी दूरी ट्रेवल की बेटा? x1 डिस्टेंस। और यहां भी इस कण ने कितनी दूरी ट्रेवल की? x1। तो हमने निशान लगा दिया, देखो यहां तक की दूरी क्या आ गई? x1 आ गई। अब क्या है ये? तो सुनेंगे, देखो परिभाषा सुनते हैं। जब किसी स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, तो हमने बोला t1 समय में कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है बेटा? वो x1। अब यहाँ पे परिभाषा क्या है कि तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है। देखो परिभाषा सुनना बड़ी खास है, एक एक लाइन स्पष्ट है। तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जिसमें कण एक ही कला में कंपन करता है। वापस से बोल रहा हूं, सुनेंगे। तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है। काल्पनिक सतह मतलब इमेजिनरी, अज्यूम किया हुआ, इमेजिन किया हुआ काल्पनिक सतह। तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह में जिसमें कण एक ही कला में क्या करता है? कंपन। अब देखो कि भैया सर, ये जो कण है ये यहां पर क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। अब बोलो, ये सारे के सारे जो कण हैं
ये एक ही कला में होंगे? हाँ सर, एक ही कला में होंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो कलांतर जो है वो नियत है, कांस्टेंट है, तो कलांतर नियत है। तो हमने बोला सारे जो कण हैं वो एक ही कला में क्या कर रहे हैं? कंपन। ये सर समझ में नहीं आ रहा, बोलना क्या चाह रहे हो? इसको है ना थोड़ा सा रियल लाइफ के एक एग्जाम्पल सिद्धांत से समझा। तो बेटा देखो, जब नदी में हम पत्थर को डालते हैं तो आपने देखा होगा एक तरंग बनती है। वो तरंग जब समय के साथ आगे बढ़ती है तो उसके आयाम धीरे धीरे क्या होते चलते हैं? कमजोर होते चलते हैं। जब गोला बनता है तो गोले में जो सारे कण होते हैं वो एक ही कला में होते हैं। सारे के सारे एक साथ ऊपर जाएंगे या सारे के सारे एक साथ नीचे जाएंगे। तो हम परिभाषा क्या बोल रहे थे बेटा? वापस सुनेंगे कि जो कण है, सॉरी तरंगाग्र है, एक काल्पनिक सतह है, दिखता नहीं है, काल्पनिक सतह है जिसमें सारे कण, देखो 3 डायमेंशनल डायग्राम है बट मैं बना 2D रहा हूं क्योंकि बोर्ड हमारा 2D है। तो ये सारे कण एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारे कण एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। अगर हम बात करें पूरी परिभाषा की, तरंगाग्र काल्पनिक सतह है जिसमें सारे कण एक ही कला में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। अगर इन सबका लोकस ले लें, अभी लोकस क्या आया सर? लोकस एक गणित का बेटा एक वर्ड होता है। लोकस का मतलब मैं आपको समझाऊं क्या होता है? सभी चीज का परिणाम, जैसे आपने सुना रिजल्टेंट, परिणामी होता है। तो अब देखो इसको 3D में समझते हैं थोड़ा सा। देखो सर, ये x1 डिस्टेंस हो गया, ये x1 डिस्टेंस हो गया, ये भी x1 हो गया, पीछे भी x1 हो गया। अगर इन सबका लोकस ले ले, लोकस को हिंदी में बोलते हैं बेटा बिंदुपथ। अगर आपने नाम सुना हो तो अंग्रेजी में बोलते हैं लोकस, हिंदी में बोलते हैं क्या? बिंदुपथ। 10वीं क्लास के गणित में ये वर्ड आता है। वापस रिपीट करते हैं कि देखो ये भी x1, ये भी x1, ये भी x1, ये भी x1। तो इन सबके बिंदु पथों का अगर परिणाम लें, रिजल्टेंट लें, तो देखो सबको मिला दें तो क्या बनेगा बेटा? एक गोला बनेगा, स्फेयर बनेगा। तो अगर हम इन सभी कणों को यहां पर मिला देते हैं तो क्या बनता है? गोला बनता है, एक स्फेयर बनता है। अब क्या करें सर आगे? तो अब T2 टाइम लो भाई साहब, तो y2 और आयाम हो गया T2, क्या लिखोगे? साइन ओमेगा T2 माइनस kx2। तो उसका मतलब सर T2 समय के अंदर ये कण ने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली होगी? x2। तो इसका मतलब ये सारे कण फिर से एक ही कला में है। और इन सब का अगर मैं बिंदु पथ लूं तो इन सब का जो बिंदु पथ है वो क्या परिणाम बताएगा? तो हमें बताएगा वो क्या बन रहा है? गोला बन रहा है, एक स्फेयर बन रहा है। इसी तरह से बेटा T3 समय, T4 समय के अंदर तो हम बोल सकते हैं ऐसे अलग अलग क्या बनेंगे? तरंगाग्र। तो एक लास्ट टाइम एक बार परिभाषा फिर बोल रहा हूं, सुनेंगे कि तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जिसमें कण, सारे के सारे कण एक ही कला में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। और इन कणों का परिणाम जो होता है वो जो बिंदु पथ होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है तरंगाग्र। तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जिसमें सारे कण एक ही कला में कंपन कर रहे हैं और इन कणों का अगर बिंदु पथ लिया जाए तो वही क्या निष्कर्ष निकालता है? वही होता है तरंगाग्र। तो आप देखो पहला तरंगाग्र बनेगा, दूसरा तरंगाग्र बनेगा और तीसरा तरंगाग्र बनेगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ने पे ये बन गया हमारा, जैसे ये बन गया हमारा कौन सा? प्रथम, यानी फर्स्ट तरंगाग्र। अब इसको देखो, ये क्या बन गया हमारा? द्वितीय, यानी सेकेंड तरंगाग्र बन गया। इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे तो तरंगाग्र आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमने ये देख लिया कि हाइगेन ने जो समझाया था उसमें 3 तरह के तरंगाग्र थे। मैंने फिलहाल आपको एक गोलीय तरंगाग्र समझाया है, ठीक है। आगे चलते हैं सर। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर हम आगे आते हैं तो थोड़ा सा मैं व्यतिकरण के बारे में बताऊं आपको। हाँ, पहले मैं आपको बताऊं कि ये, हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखो, तरंगों का कला संबद्ध व कला असंबद्ध योग क्या होता है। तो हमने अभी देखा 3 टाइप के तरंगाग्र होते हैं। अब तरंगाग्र हमने समझ लिया, 1 2 हमारे काम के नहीं होते। जब क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पूरा रियल लाइफ में तो आप देख पाएंगे कि बेसिकली 2 तरह के तरंगाग्र को, बेलनाकार और समतल तरंगाग्र हम कैसे समझाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि तरंगाग्र से हमने तरंगाग्र समझ लिया। अब तरंगों में कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत की बात हो रही है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं सुनेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं कला संबद्ध स्रोत। ये क्या होते हैं कला संबद्ध स्रोत? तो हम बोलते हैं जब दो तरंगे लेते हैं और दोनों तरंगों में
कलांतर समय के साथ नियत रहे यानी परिवर्तित ना हो। फिर से बोल रहा हूं, यदि दो तरंगों के कलांतर नियत है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, नियत मतलब समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे दो स्रोतों को क्या बोलते हैं बेटा? कला संबद्ध स्रोत। क्या बोलना चाह रहे हो सर? देखो, अगर मैं यहां पे दो तरंगे बनाऊं, ये पहली तरंग हो गई, और इसी में अगर मैं दूसरी तरंग बनाऊं यहां पे, ये लो, अब इनका समय लिख देते हैं। देखो, पूरा का पूरा समय कितना लग गया बेटा? 2 पाई, ये हो गया पाई, और ये कितना हो गया? पाई बाय 2, और ये हो गया 3 पाई बाय 2। अब बात आती है कि सर आवृत्ति समान है कि नहीं है, तो कैसे देखेंगे बेटा आवृत्ति को? देखो, आप मेरे को बताओ, जो व्हाइट वाली तरंग है इसको केवल अपने पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ को कंप्लीट पूरा करने में कितना समय लग रहा है? तो आप बोलोगे सर पाई समय लग रहा है। अगर आप इस नेगेटिव वाली तरंग को देखो, रेड वाली को, तो उसके नेगेटिव वाले हिस्से को कंप्लीट करने में आधे से कहाँ जा रहे हैं? 1.5, तो कितना समय लग रहा है? पाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सेम है। और आप जानते हो बेटा, टाइम इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम बराबर क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो तरंगें ली गई है और दोनों तरंग की आवृत्ति समान है। अब समान है तो क्या मतलब समझे सर? तो चेक करना बेटा, इन दोनों तरंगों के बीच में इस जगह पे आप देखो, अगर कलांतर की बात करें जिसको डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाय 2। यहां पे चेक करो कलांतर कितना आ रहा है? पाई बाय 2। यहां पर भी आप चेक करोगे तो भी पाई बाय 2 आ रहा है, और यहां पे चेक करोगे तो भी कितना आ रहा है? पाई बाय 2। तो मेरे को बताओ, पाई बाय जो कलांतर है पाई बाय 2, वो समय के साथ बार बार परिवर्तित हो रहा है कि नियत है? तो आप बोलोगे सर परिवर्तित तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्रोतों को क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत। परिभाषा फिर से सुनेंगे ताकि आप समझ में आए कि यदि दो स्रोतों के मध्य कलांतर नियत है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ऐसे दो स्रोतों को क्या बोलते हैं बेटा? कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। कि ठीक है, समझ में आ गया सर। फिर ये कला असंबद्ध स्रोत क्या होंगे, तो उन्हें भी समझते हैं। पहले समझते हैं फिर परिभाषा सुनेंगे। जैसे हमने फिर से क्या करा बेटा? दो तरंगे बनाई, दूसरी तरंग मैंने कुछ ऐसे बना दी। अब चेक करो, इसमें इसको चेक करो तो आप देखोगे कि दोनों तरंगों की ना आवृत्ति समान नहीं है। येलो वाली तरंग जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रही है और व्हाइट वाली तरंग एक निश्चित समय ले रही है। तो इसका मतलब दोनों तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या हो रहा है? बार बार परिवर्तित हो रहा है। तो अब परिभाषा क्या बनी कि यदि दो तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ बार बार परिवर्तित हो, तो ऐसी दो तरंगों को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? कला असंबद्ध स्रोत। तो दो फिर से परिभाषा सुनेंगे कि भैया कला संबद्ध स्रोत क्या है? तो हम बोलेंगे यदि दो स्रोतों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहे, बार बार चेंज ना हो, तो ऐसे दो स्रोतों को बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। और यदि कलांतर समय के साथ बार बार परिवर्तित होता रहे, तो ऐसे स्रोतों को बोलते हैं क्या? कला असंबद्ध स्रोत। तो यहां पर डेल्टा फाई जो है वो नियत नहीं है, क्योंकि यहां पे दोनों स्रोतों की आवृत्ति अलग अलग थी। और यहां पे अगर चेक करें बेटा, तो आप बोलोगे दोनों स्रोतों की आवृत्ति समान थी, तो कलांतर कैसा था? नियत था। तो हमने दो स्रोत पढ़ लिए, कौन कौन से? कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत। ठीक है सर, हमें अब समझ में आ गया कि यहाँ पर आवृत्ति नियत थी, आवृत्ति समान थी, कलांतर नियत था। यहाँ पर आवृत्ति अलग अलग थी और कलांतर नियत नहीं था। अब क्या करना है? तो अब हमें पढ़ना है व्यतिकरण। हमें क्या पढ़ना है? व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या है? तो व्यतिकरण की परिभाषा अपने आप में जादू है। क्या है? सुनेंगे पहले कि यदि दो तरंगों की आवृत्ति समान हो, कलांतर नियत हो, दो तरंगों की आवृत्ति, देखो ध्यान रखना क्या क्या बोल रहा हूं, दो तरंगों की
आवृत्ति समान हो, कलांतर क्या हो, नियत हो, तथा आयाम लगभग समान हो। फिर से अब इसको डायग्राम से बनाते हैं, फिर परिभाषा भी सुनेंगे। देखो हमने बोला दो तरंगे, बिल्कुल ले ली सर, दो तरंगे। देखो अब चेक करो दोनों तरंगों की आवृत्ति, आप बोलोगे हाँ सर आवृत्ति समान लग रही है, ये लो अब सही है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। ये कितना हो गया π/2, ये कितना हो गया 0, ये हो गया 3π/2, सॉरी π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। तो आप बोलोगे देखो सर दोनों तरंगों की आवृत्ति समान है, कलांतर नियत है, हाँ आयाम लगभग लगभग समान है। जैसा मैंने बोला अपने आप में जादू है इसकी परिभाषा, कलांतर लो आयाम बना रहे थे, हाँ अब देखो आयाम क्या है, लगभग लगभग समान लग रहे हैं। तो ये हो गया +a और ये हो गया -a। परिभाषा ही पूरे काम की है। दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान है, कलांतर नियत है और आयाम लगभग समान है। यदि ऐसी दो तरंगों को अध्यारोपित कराया जाए, यदि ऐसी दो तरंगों को अध्यारोपित कराया जाए तो कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा अधिकतम मिलती है व कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा न्यूनतम मिलती है। ऊर्जा के इसी पुनः वितरण को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। कि सर पूरी परिभाषा वापस से बोलो, क्या बोल दी है? सुनो, यदि दो तरंगों की आवृत्ति समान है, कलांतर नियत है, कि सर कलांतर भी दिखाई दो, ठीक है। देखो भाई यहां से यहां कलांतर, ये कलांतर, ये कलांतर और ये कलांतर, कलांतर को डिनोट करते हैं ΔΦ से। आवृत्ति समान, आयाम लगभग समान, कलांतर नियत है। यदि ऐसी दो तरंगों को क्या कराया जाए, अध्यारोपित, तो कुछ बिंदुओं पर, देखो अब कुछ बिंदु कौन से हैं, यहां देखो कुछ बिंदुओं पर जब अध्यारोपित करा रहे हैं तो कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा अधिकतम है और कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा क्या है, न्यूनतम है। जहां पर अध्यारोपित हुई ऊर्जा अधिकतम, जहां पे ऊर्जा कम मिली उसको हमने बोल दिया न्यूनतम ऊर्जा। तो कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा अधिकतम मिलती है, कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा न्यूनतम मिलती है। ऊर्जा के इसी पुनः वितरण को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। दूसरी लाइन, व्यतिकरण की बात कर रहे हैं। व्यतिकरण हर प्रकार की तरंग में संभव है। दूसरा पॉइंट, व्यतिकरण हर प्रकार की तरंग में संभव है। तीसरा पॉइंट, व्यतिकरण ऊर्जा संचरण के नियम का पालन करता है, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ये तीन बातें हमने आपको समझाई किसकी, व्यतिकरण की। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। इन बिंदुओं का क्या करें, तो बेटा इस बिंदु पर जो ऊर्जा मिली और इस बिंदु पर जो ऊर्जा मिली, इसे बोलते हैं कौन सा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। और इसे बोलते हैं कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी का मतलब क्या समझे कि सर संपोषी व्यतिकरण का मतलब हुआ कि ऐसा बिंदु जहां पर ऊर्जा क्या मिलती है, अधिकतम मिलती है, और विनाशी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण जहां पे ऊर्जा क्या है, न्यूनतम। तो एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी। तो संपोषी की परिभाषा क्या हुई, वह बिंदु जहां पर ऊर्जा अधिकतम होती है, और विनाशी व्यतिकरण की क्या परिभाषा हुई, जहां पर ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो इसका बेटा जो परिणामी आयाम लिखते हैं a²r, उसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ रखा है सब लोगों ने, a1² + a2² + 2a1 a2 cos φ। और एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तीव्रता समानुपाती होती है किसके, आयाम के स्क्वायर के। तो जहां जहां पे a² था वहां पे क्या लिख दोगे, i। तो फॉर्मूला क्या बन गया, IR की वैल्यू क्या हो गई, i1 + i2 + 2 √i1 और cos φ। तो ये हो गया परिणामी आयाम का सूत्र और ये हो गया परिणामी तीव्रता का सूत्र। ठीक, अब E1 और E2 की बात कर लें कि भैया यहां पर ऊर्जा अधिकतम थी, संपोषी, और यहां पे ऊर्जा न्यूनतम थी, क्या था, विनाशी। अब परिभाषा क्या बोली थी, वह बिंदु जहां पर ऊर्जा क्या हो, अधिकतम। तो ऊर्जा को क्या करना है, मैक्सिमम यानी अधिकतम। अब कैसे करोगे, तो फॉर्मूला था a²r = a1² + a2² + 2a1 a2 cos φ। अब हम चाह रहे हैं कि आयाम क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। तो यहां पर ये देखो ये अचर राशि है, तो हमने बोल दिया cos φ की वैल्यू को क्या कर दो, अधिकतम। कितना कर दो, +1। तो ये कब कब होगा, तो आप लोग सर 0 पे होगा,
2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, 6 पाई पे होगा, और जनरल नंबर क्या आ गया 2n पाई, जिसमें n की संख्या चालू हो रही है 0, 1, 2 से कहाँ जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो हमने cos की फाई की वैल्यू को 1 कर दिया। जब ये 1 हो गई बेटा तो परिणामी हट के क्या लग गया, ए स्क्वायर अधिकतम मैक्सिमम। क्या फॉर्मूला बन गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, और cos फाई हट गया। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या बन रहा है बेटा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इधर लिखा a स्क्वायर मैक्स। तो आप देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो अधिकतम आयाम का सूत्र क्या बन गया बेटा, तो बन गया a1 प्लस a2। तो हमने क्या बोला, ये कौन सा व्यतिकरण पढ़ा हमने, समपोषी व्यतिकरण, कि वह बिंदु जहां पर तीव्रता क्या है, अधिकतम है, वह बिंदु जहां पर तीव्रता क्या है, अधिकतम। तो हमने अधिकतम तीव्रता कर दी, ये अधिकतम ऊर्जा, मैं गलत बोल गया, तीव्रता नहीं ऊर्जा, वह बिंदु जहां पर ऊर्जा अधिकतम है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण। तो हमने cos फाई की वैल्यू को 1 कर दिया, कब कब होती है वो लिख दिया, जनरल नंबर लिख दिया, और cos फाई की वैल्यू को 1 लिख दिया। ध्यान देने वाली बात इतनी सी है इसमें कि यहाँ लिखा था परिणामी तीव्रता, और यहाँ क्या लिखा है बेटा, मैक्सिमम। अब इसी को देख के क्या हम विनाशी व्यतिकरण के बारे में बात कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर, विनाशी में क्या होगा, तो देखो इसी को देखो, और यहां से देखो विनाशी व्यतिकरण। अब देखो जादू कि विनाशी व्यतिकरण में सर cos फाई की वैल्यू -1, न्यूनतम ऊर्जा cos फाई की वैल्यू 1। अब कब कब होगी, तो आप लिखोगे सर पाई, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई, ये, और जनरल नंबर क्या हो गया बेटा 2n - 1 पाई बटा 2, और n की वैल्यू चालू हो जाएगी 1, 2, 3 से। ये तो हो गया सम संख्या, ये हो गई सम नंबर, सम संख्या, और ये हो गई विषम, है ना, वो इवन ऑड की बात कर रहा हूं, सम और विषम की। ठीक है, इसको देखा। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, cos की वैल्यू -1 थी, तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r, क्या लिख दोगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2 a1 a2। अब माइनस आ गया तो फॉर्मूला, अब मैंने गलत लिख दिया, देखो आर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू, मैक्सिमम अधिकतम। ये बन गया a1 -a2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, इधर वाले स्क्वायर से इधर वाला स्क्वायर कट जाएगा। तो मैं एक स्टेप लिखना भूल गया था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर पहले नंबर जुड़ रहे थे वहां पे नंबर घट रहे हैं। तो ये हो गया समपोषी व्यतिकरण का अधिकतम आयाम, और ये हो गया विनाशी व्यतिकरण का अधिकतम आयाम। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, 3 तरह के तरंगाग्र पढ़ लिए, 3 तरह के तरंगाग्र पढ़ लिए, गोलीय, बेलनाकार और समतल तरंगाग्र। इसमें हमने आपको हिंट दिया, जब आगे बढ़ेंगे समय आएगा तब तीनों तरंगाग्रों की परिभाषा और उनको समझाएंगे कि कैसे कैसे कम होता है। फिर हमने व्यतिकरण की परिभाषा पढ़ी। व्यतिकरण में हमने देखा कि भैया कलांतर नियत होना चाहिए, और 2 तरह के व्यतिकरण होता है, एक होता है समपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, और उनके यहाँ पर सूत्र हमने लिखा दिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास का इतना ही रखते हैं, इतनी सी क्लास थी आज छोटी, आज इतना ही रखेंगे, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय।